लोक प्रशासन फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे। अब तक हमने आपसे इंट्रोडक्टरी क्लास करीब 2 हफ्ते इंट्रोडक्टरी क्लास की हैं। अलग अलग इशूज़ पे बात की गई है आपसे। जितने ज़रूरी या महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की इंट्रोडक्टरी क्लास में। अब आज से सिलेबस शुरू करेंगे। फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट यूपीएससी का सिलेबस स्क्रीन पे है आपके सामने। प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। जो सिलेबस है, लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन, विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विषय का विकास तथा इसकी वर्तमान स्थिति, एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, नया लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक विकल्प उपागम पब्लिक चॉइस अप्रोच, उदारीकरण की चुनौतियां, निजीकरण, भूमंडलीकरण, चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अच्छा विशासन अवधारणा तथा अनुप्रयोग, गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, और नया लोक प्रबंध न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये सिलेबस है यूपीएससी फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। एक एक करके इन्हीं टॉपिक्स पे हम आज आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की। महत्वपूर्ण यूनिट है, डायरेक्टली भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, प्लस आगे की चीज़ें भी बहुत हद तक इसके ऊपर निर्भर होंगी। यूपीपीसीएस फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट। यूपीपीसीएस का सिलेबस देखें। यूपीपीसीएस में नाम है मूल अवधारणा या बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज से, मूल अवधारणा या बेसिक कॉन्सेप्ट। जो सिलेबस है, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में क्रम विकास, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसिप्लिन, उसमें नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रबंधन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक सेवाएं न्यू पब्लिक सर्विसेज, लोक और निजी प्रशासन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, विकसित एवं विकासशील समाजों में इसकी भूमिका, इट्स रोल इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, प्रशासन की पारिस्थितिकी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर। ये यूपीपीसीएस का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट। इसी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बीपीएससी का सिलेबस देखें।
बीपीएससी में हम देखते हैं कि अब एक ही पेपर है 300 नंबर का, उसी के दो पार्ट कर दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट सेकेंड। सो उसका सिलेबस यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है। मूल अवधारणाएं नाम है यूनिट का या बेसिक प्रीमाइसेस। जो सिलेबस है, लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन, प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विकसित और विकासशील समाज में इसकी भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विविध परिस्थितियां। इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल। लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। लोक प्रशासन एक कला एवं एक विज्ञान के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड अ साइंस। और नया लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बीपीएससी का सिलेबस है। इसमें आप देखेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तुलना में थोड़ा कम टॉपिक है। यूपीपीसीएस और बीपीएससी तो लगभग सेम सिलेबस है। एक दो टॉपिक यूपीपीसीएस में एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जैसे नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या नई लोक सेवाएं वगैरह। यूपीएससी में कुछ टॉपिक और एडिशनल पढ़ते हैं, गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह। बीपीएससी में सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझदारी यही है और मैं यही सलाह देता हूं कि आप एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लें, उसमें बुराई नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा। कहीं ना कहीं आंसर में जब उन चीज़ों की आप चर्चा करेंगे, आंसर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो कई चीज़ें जो सिलेबस में ना भी लिखी हों, पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं होती है। तो इसी को हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अर्थ या मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे। कुछ स्लाइड्स आपके सामने होंगी। नोट्स ऑलरेडी आपको पीडीएफ भेजा गया है। हम इन स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। साथ में जहाँ जो और मुझे यूज करना होगा बोर्ड तो हम यूज करेंगे। तो लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक और प्रशासन, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, हम दोनों के अलग अलग अर्थ करते हैं और फिर दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहां प्रशासन का अर्थ देखेंगे क्या है।
तो प्रशासन का अर्थ देखेंगे पहले और फिर लोक का अर्थ। जो प्रशासन शब्द है, देखिए यहां उसका शब्दार्थ देखेंगे अगर सबसे पहले, तो अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतर प्रशासन, और जो इंग्लिश का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द हैं एड और मिनिस्ट्रेर, उन दोनों से मिलके हुई है। मूल शब्द लैटिन भाषा के जो आपको याद रखने हैं एड और मिनिस्ट्रेर, उनसे मिलके बना इंग्लिश का एडमिनिस्ट्रेशन और उनसे हिंदी का प्रशासन। एड और मिनिस्ट्रेर शब्दों का अर्थ होता है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। याद रखें, कलेक्टिव एफर्ट या सामूहिक देखभाल है यहां। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो, कोई पेड़ गिर गया हो, बारिश तूफान की वजह से आने जाने वालों को असुविधा हो रही हो, हमने देखा कि ऐसी स्थिति है, पेड़ पड़ा है, आने जाने वालों को असुविधा हो रही है। आने जाने वाले कुछ 10-5 लोगों को रोका हमने और मिलजुल के वो पेड़ या पत्थर हटा दिया रास्ते से, ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही थी वो खत्म हो जाए। तो हमने कलेक्टिव एफर्ट किया, सामूहिक देखभाल। उद्देश्य था कि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, मतलब लोगों की सामूहिक देखभाल। तो हमने जो काम किया वो एक प्रशासनिक काम कहलाएगा, या उस कार्य को हम प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दे देंगे। ये तो शब्दार्थ है प्रशासन शब्द का। अगर भावार्थ देखें, हमें मतलब मीन्स में भावार्थ से ज्यादा होता है। प्रशासन का व्यावहारिक उपयोग क्या है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने की कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को। उन थिंकर्स ने जो डेफिनेशंस दी हैं, जब उनका हम क्रक्स निकालते हैं, सार निकालते हैं, तो हमें लगभग विद्वानों की डेफिनेशंस में 3 कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं। उन्हीं 3 के आधार पर हम अपने शब्दों में एक सामान्य अर्थ या एक जनरलाइज डेफिनेशन करते हैं, जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। वो 3 तत्व क्या हैं जिसके आधार पर हम एक सामान्य अर्थ या भावार्थ करेंगे प्रशासन का? तो उसमें पहला तत्व है विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य, कुछ सर्टेन गोल्स। जो भी काम किए जा रहे हैं वो किसी ना किसी निश्चित और विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही होने चाहिए। याद रखें, प्रशासन में कभी भी हम उद्देश्य विहीन गतिविधियों की चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी शर्त या दूसरा तत्व है सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट्स। कभी भी प्रशासन में व्यक्तिगत प्रयासों की बात हम नहीं करते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट्स से हमें यहाँ मतलब नहीं होगा। हमेशा बात की जाएगी सामूहिक प्रयास या कलेक्टिव एफर्ट्स की। और जो तीसरा तत्व है वो है कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग तथा समन्वय। अकेला एक ही व्यक्ति कोई काम कर रहा हो तो उसकी मर्जी है, जैसे काम करे, कोई लड़ाई झगड़े की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग हों, और चूंकि यहाँ हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स की, तो ऐसी स्थिति में हमें उन कलेक्टिव एफर्ट्स के बीच में आपस में तालमेल या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। 2 या ज्यादा व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, आपस में तालमेल ना हो, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं सुलझने की जगह और ज्यादा उलझने लगती हैं। हम अपने देश में देखते हैं आजकल तो विशेष रूप से कि केंद्र और राज्य सरकारों के लड़ाई झगड़े, 2 राज्य सरकारों के आपस में और केंद्र और राज्य के बीच में विशेष रूप से नुकसान आम जनता का है। कहीं ट्रेनें बंद हैं, कहीं फंड बंद हो गए हैं, कहीं ग्रांट बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र राज्यों की नहीं सुनना चाहता, राज्य केंद्र के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहते। स्पेशली जहां विरोधी पार्टी की सरकारें हैं, तालमेल नहीं है,
अल्टीमेटली नुकसान लोगों का है। भाई ट्रेनें नहीं चल रही तो उसमें नेताओं का क्या फर्क है, लोगों का नुकसान है। तो अगर हमें सामूहिक प्रयासों को सफल बनाना है, हम चाहते हैं कि जो निश्चित उद्देश्य है उनको बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके, तो उसके लिए उन प्रयासों के बीच में आपस में सहयोग और समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रशासन के ये तीन तत्व होते हैं और बस तीनों को मिला दिया जाए तो प्रशासन का एक अर्थ या परिभाषा बनती है। हम एक डेफिनेशन कर सकते हैं, ऐसी डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, बस ये तीन तत्व हमेशा याद रखेंगे। सर्टेन गोल्स होने चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए और कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीनों को आप जोड़ दीजिए, एक डेफिनेशन होगी जो हमेशा आप याद रखेंगे। अगर मैं आपको जोड़ूं तो बस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, उसे हम प्रशासन कहते हैं। ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखेंगे प्रशासन पढ़ते समय। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। अगर आप शब्दार्थ और भावार्थ को कंपेयर करें तो देखिए बातें लगभग वही हैं। शब्दार्थ में लोगों की देखभाल करना, देखिए आप, एक विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य है। सामूहिक देखभाल करना सामूहिक प्रयास या कलेक्टिव एफर्ट्स है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी सामूहिक प्रयास जब तक सहयोग और समन्वय नहीं होगा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो भावना उसमें अंतर्निहित होती है। तो इन तीन तत्वों के आधार पे हम प्रशासन को डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ाएं बात को। जो विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य है वो दो तरह का हो सकता है। विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य दो तरह का हो सकता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है? तो या तो व्यक्ति अपने निजी हित के लिए काम करता है और या व्यक्ति समाज के हित या लोक हित के लिए काम करता है। तो जनरली यही दो पर्पज हो सकते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सिविल सेवा में जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिविल सेवा की नौकरी छोड़ के सोशल ऑडिट कर रहे, गांव में पुल बना रहे, पुलिया बना रहे, सड़कें बना रहे, लोगों को जागरूक कर रहे। उन्हें भाई समाज सेवा करनी है, वो लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। सरकार जो काम कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोगों के हित के लिए काम हो रहे हैं। कोई निजी दुकानदार हो, अपने निजी लाभ के लिए काम कर रहा है। तो मूलतः आप देखेंगे निजी उद्देश्य दो तरह के होते हैं, लोक हित या जनहित, और निजी हित पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट। याद रखना है आपको, जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य लोकहित होता है तो इसे हम लोक प्रशासन की संज्ञा देते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना हो तो इसे हम निजी प्रशासन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दे देते हैं।
दोनों प्रशासन होते हैं, बस दोनों के जो विशिष्ट और निश्चित उद्देश्य हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम लोग, शिक्षा प्रशासन या चिकित्सा प्रशासन। शिक्षा प्रशासन का निश्चित उद्देश्य लोगों में शिक्षा साक्षरता का विस्तार करना, एजुकेशन, हेल्थ देखें आप तो भाई लोगों में स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल करना, हेल्थ, इन सबको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, रेल एडमिनिस्ट्रेशन या इसी तरह से। और क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इनमें प्रशासन के वो जो तीनों तत्व या एलिमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन या चिकित्सा प्रशासन, सबका एक निश्चित उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं प्रयास कर रहे हैं, आपस में उनके बीच में तालमेल जरूरी है। अब शिक्षा प्रशासन में एक सरकारी स्कूल देखें और एक प्राइवेट स्कूल देखें तो अब वहाँ वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन वाला अंतर आपको मिलेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि विशिष्ट उद्देश्य तो शिक्षा प्रशासन का है, शिक्षा साक्षरता का विस्तार करना, लेकिन अब उसमें भी आप देखिए तो सरकारी स्कूल का उद्देश्य लोगों के हित को देखना है और प्राइवेट स्कूल का उद्देश्य अपने निजी हित या लाभ को सुनिश्चित करना है। सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत नॉमिनल सी फी लगती है, नाम मात्र की फी, साल भर बच्चे पढ़ते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट तो आप देखिए कि एक एक महीने की फी कई हजार रुपए होती है। चिकित्सा प्रशासन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना का ही इलाज चल रहा हो या डेंगू या मलेरिया XYZ कुछ भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगभग फ्री या नाम मात्र की कॉस्ट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों के बिल हैं। दोनों प्रशासन, दोनों चिकित्सा या शिक्षा प्रशासन, लेकिन दोनों के जो प्राइमरी गोल्स हैं, प्राथमिक उद्देश्य हैं, वो डिफरेंट हैं और इसीलिए फिर इन्हें हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जबकि दूसरे को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी जाती है। तो ये तो प्रशासन से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरा शब्द है लोक या पब्लिक। थोड़ा सा इसको देखिए तो इसके दो अर्थ यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। लोक का मतलब जनता या पब्लिक भी है और लोक का मतलब सरकार या गवर्नमेंट भी होता है। पब्लिक आप डिक्शनरी में मीनिंग देखें, पब्लिक, पीपुल, सिटीजन लगभग पर्यायवाची के रूप में यूज किए जाते हैं। लोग भी उसका मतलब होते हैं और सरकार भी उसका मतलब होता है। स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होती है वो जनता की ही चुनी हुई होती है। आजकल दुनिया के लगभग देशों में वही डेमोक्रेसी का ही प्रचलन है। हम दोनों अर्थ स्वीकार करें। प्रशासन का अर्थ हमें पता है, लोक शब्द के दो अर्थ हैं, हम मिलाएं इनको क्योंकि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का अर्थ चाहिए। तो देखिए पहले हम लोक प्रशासन में जो लोक शब्द या पब्लिक शब्द है उसका अर्थ लेते हैं जनता या पब्लिक। प्रशासन का अर्थ यहां हमारे सामने है विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। जोड़ते हैं इनको तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो एक डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास कि जनता के हित के लिए किया गया सामूहिक कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है।
यहां भी हमने वही बात की आपसे कि जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य लोक हित या जनहित हो तो उसको हम लोक प्रशासन की संज्ञा देते हैं। और दूसरा, अगर हम लोक का मतलब लें सरकार, गवर्नमेंट, और फिर जोड़ें दोनों को, तो देखिए आप और एक डेफिनेशन मिलेगी, सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। एक बात कर रहा है साध्य या टारगेट्स की, दूसरा बात कर रहा है साधन या मीन्स की, किसके लिए और किसके द्वारा, तो बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी या विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री भी और सप्लीमेंट्री भी। बिना साध्य के साधन का मतलब नहीं है कोई, और साध्य हो लेकिन साधन नहीं। सपना तो देखा आईएएस बनने का या पीसीएस बनने का या सिविल सेवा में जाने का, लेकिन उसकी प्राप्ति के साधन ही नहीं पता है तो हम सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहां से सपना पूरा होगा। और या साधन है लेकिन सपना ही नहीं देखा है, तब भी व्यर्थ है। तो साध्य और साधन दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो लोक शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं लेकिन विरोधाभासी नहीं है, पूरक हैं। ऐसी स्थिति में अब जितना अब तक हमने डिस्कशन किया है, अगर इस सबको आपस में मिला दिया जाए, जितना डिस्कशन अब तक हमने किया सबको हम आपस में मिला दें, तो देखिए जो एक डेफिनेशन यहां मिलेगी, जो हमेशा हमें याद रखना है डेफिनेशन, मिला रहे हैं हम सारी बातों को। लोक का मतलब था जनता, लोक का मतलब था जनता, लोक का मतलब था सरकार, और प्रशासन का अर्थ हमने देखा। तीनों को यहां हम आपस में मिला दें, एक डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है, लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करें, तो जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। जनता का हित और सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। इसमें तीनों बातें आ गई, जनता भी, सरकार भी, प्रशासन भी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सब जो भी सरकार काम कर रही है जनता के हित के लिए हो रहे हैं, उन सबको हम लोक प्रशासन में शामिल करते हैं। ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ये डेफिनेशन एक ट्रेडिशनल या परंपरागत डेफिनेशन है। बिफोर एलपीजी, बिफोर 80s ये डेफिनेशन प्रचलन में हुआ करती थी। उसके बाद इस डेफिनेशन में कुछ चेंज हुए हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है। तो अगला हम आधुनिक अर्थ की बात करेंगे। थोड़ा सा यहां जो प्रशासन शब्द है उसको भी हमने यहां तोड़ा है, संधि विच्छेद किया है। प्रशासन में दो शब्द हैं, प्र और शासन। प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या बेहतर,
शासन का मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। हमने इंग्लिश के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को तोड़ा था, अब जो हिंदी का प्रशासन शब्द है उसे तोड़ रहे हैं। प्र का मतलब प्रकृष्ट, उत्कृष्ट या बेहतर, बेस्ट, बेटर जो भी कहें। और शासन या गवर्नेंस का मतलब सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। दोनों को आपस में जोड़ दिया है तो प्रशासन का अर्थ हो गया बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना। तो ये भी प्रशासन का एक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, ये हिंदी शब्द के अनुसार अर्थ है। मूल रूप से आप देखेंगे तो प्रशासन संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन ये हिंदी में भी इतना प्रचलित हो गया है कि अब हम इसे हिंदी भाषा का शब्द भी कह देते हैं। उसका अर्थ बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना। जीएस पॉलिटी में छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं। राज्य क्या है? किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना। 4 तत्वों से मिलकर स्टेट या राज्य बनता है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। पॉपुलेशन हो, लैंड हो, गवर्नमेंट हो, सॉवरेंटी हो। सरकार का मतलब क्या? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। सरकार या गवर्नमेंट चलाने का जो एक तरीका है, जो पद्धति है, टेक्निक है, वो गवर्नेंस। गवर्नेंस कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, सिद्धांतों नियमों के अनुसार चलती है। उनके समूह को हम कहते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां हम बात कर रहे हैं शासन की। बेहतर ढंग से शासन का संचालन ही प्रशासन कहलाता है। तो यहां हम लोक प्रशासन का अर्थ देख रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये परंपरागत या ट्रेडिशनल अर्थ है। हम अब आगे बढ़ें। लोक प्रशासन का आधुनिक अर्थ। आधुनिक अर्थ या जो मॉडर्न व्यू है, रिसेंट पीरियड में जो अब मीनिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ आधुनिक का मतलब है 80s 90s या 1980-90 का दशक, डिकेड्स ऑफ 80s 90s, और या 21st सेंचुरी की शुरुआत, 21वीं सदी की शुरुआत। इसे हम कहते हैं वर्तमान समय या आधुनिक समय। इस दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग है उसमें कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो यहां हम बात करेंगे आपसे। हमें दोनों अर्थ जानने हैं, जो परंपरागत या ट्रेडिशनल अर्थ है वो भी, और जो आधुनिक है वो भी। तो आधुनिक अर्थ क्या है, क्यों ये आधुनिक आया है, क्यों जो ट्रेडिशनल मीनिंग था उसमें चेंज हुए हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण है एलपीजी की नीतियां। 80s में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज आई, नीतियां आई। समाज के जितने क्षेत्र या सेक्टर्स थे सब पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत व्यापक इम्पैक्ट, प्रभाव देखने को मिला इन नीतियों का। प्रशासन भी अछूता नहीं रहा प्रभाव से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी व्यापक प्रभाव देखा गया एलपीजी की नीतियों का, और उसी के परिणाम स्वरूप फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेडिशनल मीनिंग था उसमें कुछ चेंज हो गए। एलपीजी थोड़ा सा अलग से हम पढ़ेंगे आगे, अभी एक एक लाइन में आप मतलब उनका जाने। एल लिबरलाइजेशन या उदारीकरण मतलब होता है नियम कानूनों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी,
जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें मतलब बहुत रिजिड होके बहुत कठोरता पूर्वक नियमों का पालन नहीं करना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। पी प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण मतलब केवल सरकार और सरकारी कंपनियों के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि निजी कंपनियों प्राइवेट कंपनीज की भूमिका को भी प्रमोट करना है। और जी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण भूमंडलीकरण की जो प्राइवेट कंपनीज होंगी उसमें केवल हमारे देश की ही कंपनीज हों। अब इस तरह की भी कोई बाउंडेशन नहीं होनी है। हम नेशनल के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज को भी स्वागत करेंगे अपने देश में, वो भी आए काम करें। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोल देंगे, दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई वगैरह को हम प्रोत्साहित करेंगे। तो ये भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन। 80s में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, उनके समय से इन नीतियों की शुरुआत हुई। भारत जैसी जो विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज थे, हमने उनको 90s में अपनाया। हमारे देश में आप देखते हैं जुलाई 1991 1991 में ये नीतियां आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से। दुनिया के और देशों ने भी इसी दौरान इन नीतियों को अपनाया। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, हमेशा हम संयुक्त रूप से इसे कहेंगे 80s 90s 80-90 का दशक, ताकि इसमें यूएस और ब्रिटेन जैसे डेवलप कंट्री भी आ जाएं और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज भी। जब ये एलपीजी की नीतियां आई तो लोक प्रशासन के अर्थ पर व्यापक इम्पैक्ट हुए। इसके लोक प्रशासन के अर्थ में चेंज देखे गए। क्या चेंज? देखिए यहाँ स्क्रीन पे दो महत्वपूर्ण चेंज लिखे हैं। एक नंबर या पहला चेंज है कि अब जनता के हित में किया गया प्रशासन तो लोक प्रशासन है, लेकिन उसका अब सरकारी होना जरूरी नहीं रह गया है। अब हम बाय द गवर्नमेंट अब इस चीज को नहीं मानते हैं, बल्कि अब उसमें हमने गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सब की भूमिका को भी शामिल कर लिया है। जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको भी अब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया है, क्योंकि हमने देखा है कि ये सब भी जनता के हित पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं। बिफोर एलपीजी हम मानते थे कि जनता का हित कोई करेगा तो वो केवल और केवल सरकार करेगी। वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य था, इनफैक्ट गोल्डन एरा था वेलफेयर स्टेट का, पढ़ेंगे आगे। अपने कल्याण विकास के लिए पूरी तरह से हम सरकार के ऊपर निर्भर थे, लेकिन जब एलपीजी की नीतियां आई तब हमने सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, प्राइवेट कंपनीज, इन सब की भूमिका को बढ़ाना शुरू किया। और हमने देखा कि अरे बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसे हैं जो सरकारी नहीं हैं, फिर भी जो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट या जनता के हित से। अब वो सरकार करे या गैर सरकारी, हमें फर्क नहीं है। तो हमने कहा कि अब जो भी जनता के हित में काम कर रहा है वो सब लोक प्रशासन में शामिल होगा। तो बहुत सारे आज एनजीओ आप देखें, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस देखें जो जनता के हित में काम कर रहे हैं, वो बचपन बचाओ आंदोलन हो, वो पानी बचाओ हो, वो
सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के लिए आप देखें तो बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं हमारे देश में, वो चाहे सोशल ऑडिट के लिए हो। तो जहां भी एक से ज्यादा व्यक्ति हैं जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोक प्रशासन का पार्ट है। राजस्थान में अरुणा रॉय का मजदूर किसान शक्ति संगठन, साउथ में जाएं तो सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, झारखंड बिहार हर जगह हम देखते हैं कि ढेरों इस तरह के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन ने इतने काम किए कि उनके मुखिया को हमने नोबेल का शांति पुरस्कार तक दे दिया। तो हमारे लिए जनता का हित प्राइमरी है, वो सरकार करे, ये हमारे लिए बिफोर एलपीजी था। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गैर सरकारी भी कर रहे हैं ऐसा, सरकार का रोल बैक हो रहा है, पढ़ेंगे तो फिर अब हमने गैर सरकारी को भी यहाँ शामिल कर लिया। तो एक ये बड़ा चेंज हो गया लोक प्रशासन के अर्थ में कि जनता के हित में किए गए कार्य तो लोक प्रशासन है, लेकिन उनका सरकारी होना जरूरी नहीं है। उसमें सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को भी हम अब शामिल करेंगे। और एक बड़ा चेंज क्या हुआ, चूंकि प्राइवेटाइजेशन का जमाना, निजी कंपनियां आई, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, अमेजॉन, गूगल और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कि ज्यादातर देशों का तो उतनी आबादी नहीं है जितने इनके कर्मचारी हैं। जीडीपी तो खैर कहीं क्या कि कुछ ही देश हैं जिनके जीडीपी इनसे ज्यादा है जितना इनका टर्नओवर है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई, निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ी। और जब कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हुई, प्राइवेट कंपनियां, तो देखा गया कि ये भी चाहे अनचाहे पब्लिक इंटरेस्ट या जनता के हित को इग्नोर नहीं कर सकती, नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो यहां भी हमारी सोच बदली। हमने यहां भी कहना शुरू किया कि ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी अब लोक प्रशासन में शामिल हैं। देखिए 3 बातें यहां लिखी हैं, ध्यान देंगे कि जिनमें जनता या करदाता का पैसा लगा है। ऐसी निजी कंपनियां भी शामिल हैं जो जनता या करदाता के पैसे पे शामिल हैं, जिनमें टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है, या जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा लगा है, उनसे कोई हेल्प हुई है, मदद मिली है, और या सरकार से, गवर्नमेंट से किसी और तरह की सुविधाएं, सहायताएं, सब्सिडी प्राप्त की है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त पूरी हो रही है, जनरली जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये शर्तें पूरी होती हैं, तो अब हमने उन बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को भी लोक प्रशासन में शामिल करना शुरू किया, क्योंकि जमाना उसी का है, एलपीजी का। प्राइवेट कंपनीज की भूमिका बढ़ गई है, बढ़ी रही है, तो फिर अब हमें उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जैसे समय परिस्थिति बदलती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना जरूरी है। कई बार कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो अप्रिय हो, लेकिन मजबूरी होती है। जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आप देखिए, उनकी 80% से ज्यादा पूंजी उनके जो मालिक हैं उनकी अपनी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं या टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है, या शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है, या गवर्नमेंट बैंक्स ने उन्हें लोन दिए हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसी वगैरह, उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब किसी ना किसी रूप में वो जनता या सरकार के ऊपर निर्भर है। वो रिलायंस हो, वो टाटा हो, वो विप्रो हो, वो इन्फोसिस हो, या और कोई भी कंपनियां, तो ऐसा थोड़ी है कि रिलायंस जितना पैसा है सारा मुकेश अंबानी के अपने घर का पैसा, एक छोटा सा हिस्सा उनका है, बाकी तो लोगों ने शेयर खरीदे हैं, बैंकों से लोन लिया है उन्होंने, एलआईसी जैसी इंश्योरेंस कंपनियों ने वहाँ जो हम लोग प्रीमियम जमा करते हैं वो उन्होंने शेयर मार्केट के माध्यम से वहाँ इन्वेस्ट कर दिया है। सरकार कई तरह की उन्हें सब्सिडीज दे रही है, कम कीमत पे जमीन दे रही है,
सुविधाएं दे रही है, टैक्स में छूट दे रही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सब बातों का परिणाम क्या है कि फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जनता के हितों को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। केवल हमारा पैसा है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्या करें नहीं करें, बस देश का संविधान नियम कानून ना तोड़ें। लेकिन इन मल्टीनेशनल कंपनीज में अकेला उनका पैसा तो है नहीं है, तो जिनका पैसा है उनसे पूछे बिना कैसे करेंगे, उनके हितों को नजरअंदाज करके कैसे कुछ करेंगे। ऐसा करेंगे तो जिन्होंने पैसा लगाया वो पैसा खींच लेंगे। पैसा चुकाएंगे तो आप जमीन पे आ जाएंगे, और नहीं तो फिर जैसा वो कह रहे हैं उनकी बात है, उनकी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। और शर्त यही है कि भाई आप निजी हैं, लेकिन अपने लाभ के लिए ऐसा कुछ नहीं करें कि दूसरों को हानि हो। आजकल कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कॉन्सेप्ट हैं, और उनके माध्यम से जितने ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल हैं, नेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, अब तो उन सब के ऊपर हम लीगल बाउंडेशन, कानूनी बाध्यता लगा रहे हैं कि उन्हें भी सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जो प्रॉफिट है, इनकम है, एक सर्टेन परसेंटेज उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च करना पड़ेगा। हमारे देश में हमने नए कंपनी कानून के द्वारा बाध्यकारी कर दिया है, अपने इनकम का कम से कम 2% उन्हें सीएसआर गतिविधियों में खर्च करना है। रिलायंस फाउंडेशन, विप्रो फाउंडेशन, आप देखिए तो हर जगह फाउंडेशन बने हैं जिसके माध्यम से वो सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं। कहने को प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन वो भी जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर वो भी लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो सीधी सी बात, हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। अब वो जो करे वो लोक प्रशासन में शामिल है। बिफोर एलपीजी हमने कहा, हम मानते थे कि सरकार करेगी, डिपेंडेंट उसी के ऊपर थे, तो सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते थे। आफ्टर एलपीजी जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज आई, तब हमारी आंखें खोली, हमारा जो कहें कि एकदम सोच बदल गई। हमने देखा कि नहीं, केवल सरकार ही नहीं करती जनता का हित, बल्कि बहुत सारे और भी दूसरे जो सरकार के बाहर हैं वो भी करते हैं जनता का हित। तो हमारे लिए तो जनता का हित प्राथमिक था, हमने उसी आधार पे लोक प्रशासन के अर्थ में चेंज कर दिया। तो फाइनली अब आधुनिक अर्थ, मॉडर्न या रिसेंट टाइम में अब क्या मीनिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो नीचे फिर वो लिखा हुआ है आपके सामने कि वर्तमान समय में सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। ट्रेडिशनल मैंने आपको बताया, परंपरागत अर्थ बताया, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। लेकिन अब आधुनिक है कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। सार्वजनिक का मतलब क्या है? पब्लिकली जिसे हम बोलते हैं कि सार्वजनिक, उसका मतलब क्या है? तो देखिए यहां स्क्रीन पे है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सरकारी होना जरूरी है, न कि सार्वजनिक, सॉरी, सार्वजनिक होना जरूरी है, न कि सरकारी। कुछ कुछ चीजें अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे ये चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, बोर्ड का यूज। तो हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, न कि सरकारी। सार्वजनिक का मतलब क्या है? पब्लिक ही कहा जाता है, सार्वजनिक को भी इंग्लिश में पब्लिकली बोलते हैं हम।
पब्लिकली हम ये काम नहीं करेंगे, पब्लिकली ये काम करेंगे, ये अच्छा है बुरा है, मतलब सार्वजनिक तौर पर सबके बीच में। वही यहाँ मीनिंग है। सार्वजनिक का मतलब इस आधार पे हम देखते हैं कि समाज के किसी वर्ग या लोगों के समूह के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। किसी व्यक्ति या संस्था के जो भी कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उनका समाज के कितने बड़े वर्ग पर प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट लेवल क्या है, उसका एरिया क्या है, उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि किसी काम को सार्वजनिक कहेंगे या नहीं कहेंगे। जो भी हमने आपके सामने नाम लिए, रिलायंस, अमेजन, गूगल, आप देखिए ये सरकारी नहीं है लेकिन सार्वजनिक हैं। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर इनके कार्यों का प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश में करीब 6.5 लाख गांव हैं। 4 लाख से ज्यादा गांव में रिलायंस किसी ना किसी रूप में अपनी पहुंच रखता है। गूगल, अमेजन बताने की जरूरत नहीं है कि आज शायद ही कोई व्यक्ति है जो इनसे एकदम अछूता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारे जो नाम हम ले रहे हैं ये कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये सब पब्लिक हैं, सार्वजनिक हैं। ये समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। तो याद रखें कि जितना व्यापक प्रभाव होता है वो संस्था उतनी ज्यादा सार्वजनिक कहलाती है, और संस्था जितनी ज्यादा सार्वजनिक हो वो लोक प्रशासन के अध्ययन का हिस्सा भी उतनी ही ज्यादा होती है। हम अगर आप 10-20 आदमियों, 50-100 आदमी को प्रभावित कर रहे हैं तो हम सार्वजनिक। भाई 138 करोड़ की आबादी में 100 लोग क्या है? लेकिन रिलायंस टाटा 138 करोड़ में अगर 100 करोड़ को प्रभावित कर रहे हैं तो नो डाउट भाई वो सार्वजनिक है। सरकार अगर पूरे 138 करोड़ को प्रभावित करती है, 138 करोड़ को, तो रिलायंस भी अगर 100 करोड़ को प्रभावित कर रहा तो बहुत अंतर तो नहीं रह गया फिर। 40 करोड़ के आसपास तो केवल रिलायंस जियो के ही कस्टमर हैं। वो तो कस्टमर हैं लेकिन प्रभावित तो बाकी भी होते हैं जिनको फोन लगाया जाता है या जिनसे फोन आता है। टाटा का नमक कौन नहीं खाता है देश में? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो हम प्रभावित हैं। टाटा के नमक में कुछ सोडियम या और जो जो कुछ कम ज्यादा हो जाए तो देखिए कितने सारे लोगों की सेहत पे असर पड़ जाए। तो मतलब टाटा के जो काम है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए कि जनता को कहीं कोई नुकसान नहीं हो। तो सरकारी नहीं है लेकिन सार्वजनिक है, और सार्वजनिक है तो वो जनता के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अब तो हम बात कर रहे हैं कि अब तो कॉरपोरेट गवर्नेंस भी है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उन सब के द्वारा लीगल फाउंडेशन भी है कि जनता के हित को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो फिर वो सब भी लोक प्रशासन में शामिल है। तब आप कहें किन प्राइवेट कंपनीज को शामिल करेंगे किन को नहीं, तो शर्तें हमने पीछे ही बताई, जिनमें जनता या करदाता का पैसा लगा हो, जिन्होंने सरकारी वित्तीय संस्थान से कोई फंड लिया हो, मदद ली हो, जो सरकार से सुविधा, सहायता, सब्सिडी ले रहे हो, जो चाहे अनचाहे जनता के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है उनकी क्योंकि पैसा लगा है जनता का, सरकार की मदद लगी है। अगर वो जनता के हितों को नजरअंदाज करेंगे सरकार मदद बंद कर देगी। हमने पीछे कहा जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं लाखों बिल बना देते हैं बीमारी का, जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल ही हैं, महीने की फीस बहुत लगती है, लेकिन उसमें भी आप देखें बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं या अस्पताल हैं, उनको एक सर्टेन परसेंटेज सीटें गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त छोड़नी पड़ती हैं। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है। प्राइवेट स्कूल्स को भी EWS कोटे के लिए 25% सीट्स छोड़नी है। क्यों? प्राइवेट स्कूल जिस जमीन पे बने हैं वो जमीन सरकार ने दी है 100 साल की लीज पे, नाम मात्र का रेंट है 10 रुपए महीना या साल या कुछ इस तरह से, तो मतलब सरकार की मदद है उसमें। सरकार टैक्स नहीं दे रही है, ले रही है सब्सिडी दे रही है, कुछ और छूटो नहीं। तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि अब दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन में अगर 10-20 एकड़ जमीन ही मिल गई है तो भाई
वो करोड़ों रुपए की तो जमीन ही, उतना पैसा नहीं था तो स्कूल ही नहीं बनता। सरकार ने ये सोच के जमीन दे दी कि भाई हमारे बस का तो सब कुछ है नहीं, एक अच्छा खासा प्राइवेट स्कूल बनेगा, कम से कम 4,000 5,000 बच्चा पढ़ता है, अच्छा स्कूल बड़ा स्कूल है तो एकदम 5,000 बच्चों को पढ़ाने का टेंशन तो उस स्कूल का हो गया। अब सरकार के ऊपर नहीं रहा वो टेंशन, सरकार ने उस लिहाज से कुछ हेल्प कर दी, मदद दे दी। एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल बन गया, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, वहाँ रोजगार मिल रहा है, और कितने बड़े पैमाने पर लोगों का इलाज हो रहा है, मेदांता हो, अपोलो हो, या और इस तरह के हॉस्पिटल, तो देखिए। हाँ, लेकिन फिर जब सरकार मदद देती है तो फिर सरकार चाहती है कि वो अपने लाभ के साथ साथ जनता के हितों को भी ध्यान में रखें, और अगर जनता के हितों को ध्यान में रख रहे हैं, इट मीन्स कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गए। बचपन बचाओ, या हमने कहा मजदूर किसान शक्ति संगठन, या पानी बचाओ, सब देखिए कोई भी सरकारी नहीं है, लेकिन सब सार्वजनिक हैं, समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले हम ये देखते थे कि कोई संस्था सरकारी है या नहीं, सरकारी है तो लोक प्रशासन। अब हम ये देखते हैं कि संस्था सार्वजनिक है कि नहीं। सार्वजनिक का मतलब कि वो कितने लोगों, कितने बड़े वर्ग को इम्पैक्ट डाल रही है, उसके काम, उसकी गतिविधियां। जितना व्यापक इम्पैक्ट, उतना ज्यादा वो सार्वजनिक, उतना वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। तो ये आपको आधुनिक अर्थ भी याद रखना है, तो दोनों अर्थ अलग अलग याद रखेंगे, परंपरागत अर्थ भी और आधुनिक अर्थ भी। एक लास्ट चीज जो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, चर्चा हमने पीछे इंट्रोडक्टरी क्लास में भी की थी आपसे, कि लोक प्रशासन दो भूमिकाओं वाला विषय है। एक कार्य या प्रक्रिया है, उसका एक एप्लीकेशन पार्ट है, व्यवहार, और दूसरा वो एक सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ते हैं, अध्ययन का विषय, थ्योरी। जो कार्य या प्रक्रिया है उसका व्यवहार, एप्लीकेशन पार्ट, वो टिल सिविलाइजेशन या सभ्यता जितना पुराना माना जाता है, तभी से लोगों के कल्याण विकास के लिए काम हो रहे हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो 1887 में आया है, वुडरो विल्सन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, तो वो विषय के रूप में भी अब पढ़ा जा रहा है। लोक प्रशासन की दोनों भूमिकाएं हैं, कि वो व्यवहार भी है, वो विचार भी है, और ध्यान रखना है कि ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे की फिर कंप्लीमेंट्री होती हैं, पूरक होती हैं। हम इन्हें अलग अलग करके नहीं देखते, नहीं देख सकते। केवल थ्योरी की बात करें, एप्लीकेशन पार्ट ना हो तो थ्योरी समझ नहीं पाएंगे, नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। या उसी तरह से केवल हम व्यवहार की ही बातें करते रहें एग्जाम्पल्स, लेकिन उसमें थ्योरी पर्याप्त मात्रा में शामिल नहीं हो, तब भी हमारा आंसर समझ अच्छी नहीं होगी। तो हमें दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल बिठाना होता है, थ्योरी फिर एग्जाम्पल, थ्योरी फिर एग्जाम्पल। आज की क्लास में आपने देखा कि हमने वही किया, थ्योरी बताई आपको, साथ में एग्जाम्पल दे के उस बात को समझा दिया, फिर थ्योरी फिर एग्जाम्पल। तो हमेशा एक ही हमें बैलेंस, एक रेशियो लेके चलना होता है, सिद्धांत और व्यवहार, या थ्योरी और एप्लीकेशन पार्ट में। सारे विषयों की ये दोनों भूमिकाएं नहीं होती। हम बात कर रहे थे पीछे आपसे, कुछ गिने चुने सब्जेक्ट हैं जिनकी ये दोनों भूमिकाएं हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों भूमिकाओं वाला विषय है। तो ये पहला टॉपिक था, लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार रिवाइज कर लें तेजी से। हमने लोक प्रशासन के दो अर्थों की बात की है, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत में दो शब्द देखे, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। लोक और प्रशासन दोनों के अलग अलग अर्थ किए और दोनों को आपस में जोड़ दिया। तीन तत्वों के आधार पर प्रशासन का अर्थ किया, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, सहयोग, समन्वय। लोक शब्द के दो अर्थ किए, जनता, सरकार, सबको आपस में मिला दिया। एक डेफिनेशन बन गई हमारी, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है इंग्लिश का, उसका मीनिंग भी देख लिया। जो हिंदी का प्रशासन शब्द है उसका मीनिंग भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए, शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन वगैरह।
फिर हमने उसका जो आधुनिक अर्थ है उसकी बात की, आधुनिक का मतलब बताया कि 80s 90s 21st सेंचुरी, और अब क्या अर्थ हो गया, तो हमने सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी को शामिल कर लिया, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को शामिल कर लिया। और ऐसा इसलिए कि अब एलपीजी का दौर आ गया। आज प्राइवेट कंपनीज एनजीओज हमारी एक अनिवार्य जरूरत बन गए, तो फिर ये भी जनता के हित के लिए अगर काम करेंगे तो इनको भी हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। तो ये पहला टॉपिक था लोक प्रशासन का अर्थ। तो हम यहीं रोकेंगे। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास रोकेंगे। चले, कोई नहीं है, सबको सब क्लियर है तो ठीक है जी। जी हाँ हाँ, स्लाइड भी प्रोवाइड करा दूं ये कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। ठीक है, लेकिन ये तो बेटर है कि आप अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही बताया था राइटिंग स्किल की, जब हम बात कर रहे थे कि भाई जो फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो इसमें बेहतर है कि आप अपना यूज करेंगे तो वो याद लंबे समय तक रख पाएंगे। तो हम ये दे देंगे, लेकिन उससे सलाह यही देंगे कि बेटर है कि आप अपने लेवल पे खुद करें काम, नोट्स पढ़ें, डिटेल जो प्रिंटेड नोट्स जो आपको प्रिंटेड मतलब कि अब वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है उसे पढ़ें, और ये आप अपने अकॉर्डिंग करें। तो ये चूंकि हर आदमी की अपनी क्रिएटिविटी होती है, और इस तरह की चीज़ों को आप एग्ज़ाम में भी फिर अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि इनको कॉपी करने से आप अपना खुद क्रिएटिविटी करके करें इनको। हाँ जी। जी बिल्कुल, 7 दिन 8 दिन हमने क्यों इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, एक एक बात बताई थी कि आंसर कैसे लिखना है, क्या बातें लिखनी है, कहाँ थे तब? बता चुका हूँ सारी बातें पहले, इसीलिए बता चुका था कि अब नहीं पूछना पड़े, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, इसका मतलब गायब थे उस दिन क्लास से। वो तो हम जान रहे हैं ना, इंट्रोडक्टरी क्लास को तो लोग ले समझते हैं ऐसे कि अरे कुछ है ही नहीं उसमें, तो टीचर गप मारेगा। गप नहीं मारता ना टीचर, काम की बात होती है आपकी। जी, और कुछ? चलिए, तो आज यहीं रोक रहे हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। जा सकते हैं आप लोग। जी।